मेरे प्यारे प्रतियोगी परीक्षार्थियों, मैं राम कृपाल आपके सामने जीएस और हिंदी की मिली जुली चर्चाएं करूंगा। ये चर्चाएं आपके लिए काफी लाभदायक होंगी। तो आज तारीख हो गई है 11 नवंबर। आज मनाया जाता है भारत में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, नेशनल एजुकेशन डे। इसका कारण है कि आज ही के दिन आजाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री श्री मौलाना अबुल कलाम आजाद का जन्म हुआ था 11 नवंबर 1888, यानी कि इनका जन्म संडे को हुआ था, रविवार वाले दिन, और इनका जन्म सऊदी अरब के मक्का नामक स्थान पर हुआ था। और देखिए, अनुच्छेद भारतीय संविधान का अनुच्छेद 45 ये शिक्षा से संबंधित है। अनुच्छेद 21 का ये भी शिक्षा से ही संबंधित है। क्योंकि शिक्षा की बात चली तो मेरे प्यारे प्रतियोगी परीक्षार्थियों, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। 1946 से 15 अगस्त 1947 को जो अंतरिम सरकार बनी, यानी कार्यवाहक जो सरकार बनी थी, उसमें शिक्षा मंत्री श्री सी राजगोपालाचारी बनाए गए थे। 46 से 47 उसमें शासन तो ब्रिटेन का ही था, लेकिन एक भारत में प्रायोगिक तौर पर एक अंतरिम सरकार बनाई गई थी। उसमें शिक्षा मंत्री सी यानी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। लेकिन 15 अगस्त 1947 को जो आजादी मिली, तो आजाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद बनाए गए। ये मैंने भी चर्चा कर दी है कि इनका जन्म यानी आज ही के दिन मौलाना आजाद का 11 नवंबर 1888 मक्का में हुआ था। ये प्लेस पड़ता सऊदी अरब में। ये वही स्थान है जहां पैगंबर मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी जन्म हुआ था, जो कि इस्लाम के प्रवर्तक माने गए। इसके अतिरिक्त हम 11 की बात करें तो जैन धर्म के 11वें तीर्थंकर श्रेयांसनाथ हैं। उनका प्रतीक चिन्ह गैंडा है। जैन धर्म के 11वें तीर्थंकर श्रेयांसनाथ हैं और उनका प्रतीक चिन्ह गैंडा है। गैंडा असम के काजीरंगा में पाया जाता है और भी कई जंगलों में पाया जाता है। अब आइए, अब हम आते हैं अनुच्छेद 11। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 11 कहता है कि सरकार को नागरिकता के संबंध में नियमन यानी कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है। अनुच्छेद 11 की नागरिकता से संबंधित। अब आते हैं 11वां संविधान संशोधन, बड़ा महत्वपूर्ण है। 11वां संविधान संशोधन 1961 में आया था। इस संविधान संशोधन में यह व्यवस्था की गई कि अगर किसी प्रदेश की विधानसभा भंग चल रही है तो भी राष्ट्रपति के चुनाव पर कोई असर नहीं पड़ेगा। जहां तक मुझे जानकारी है, 11वें व्यक्ति के आधार पर जो 11वें राष्ट्रपति बने वो बने महामहिम एपीजे अब्दुल कलाम जी। ये पहले गैर राजनीतिक राष्ट्रपति थे। अगर हम 11वें उपराष्ट्रपति महोदय की बात करें तो भारत में 11वें उपराष्ट्रपति बने महामहिम न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्ला। इनका कार्यकाल 1979 से 1984 तक रहा है। देखिए, मैंने न्यायमूर्ति शब्द इसलिए लगाया क्योंकि उपराष्ट्रपति बनने से पूर्व ये भारत के मुख्य न्यायाधीश रह चुके थे। ज्यादातर प्रतियोगी परीक्षार्थी इस बात को भली भांति जानते होंगे कि अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त है तो उपराष्ट्रपति उसका कार्यभार संभालता है, और अगर उपराष्ट्रपति का भी पद रिक्त हो जाए तब तत्कालीन मुख्य न्यायमूर्ति जो होते हैं वो कार्यवाहक राष्ट्रपति का कार्यभार ग्रहण करते हैं। तो ऐसी स्थिति 1969 में हुई थी जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों पद रिक्त हो गए थे। तब
तत्कालीन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्रधान मुख्य न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह ने कार्यवाहक राष्ट्रपति का कार्यभार ग्रहण किया और यही मोहम्मद हिदायतुल्लाह जी आगे चलकर 1979 से 1984 तक भारत के उपराष्ट्रपति भी रहे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 63 में कहा गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। उपराष्ट्रपति पद का कोई वेतन नहीं है, इसीलिए संविधान निर्माताओं ने बहुत सोच समझ के इसे राज्यसभा का प्रधान सभापति बनाया। अनुच्छेद 64 कहता है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का प्रधान सभापति होगा। तो इसे जो वेतन मिलता है इस वो उपराष्ट्रपति पद के आधार पर नहीं बल्कि राज्यसभा के प्रधान सभापति का वेतन प्राप्त दिया जाता है। आइए थोड़ा और 11 पे आते हैं। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी। 11वीं अनुसूची में पंचायती राज विषय रखे गए हैं। पंचायती राज में लगभग 29 विषय आते हैं। 11वीं अनुसूची पंचायती राज। अगर हम राज्यसभा की बात करें तो मध्य प्रदेश राज्यसभा के लिए 11 सदस्य भेजता है। गुजरात राज्यसभा के लिए 11 सदस्य चुनकर भेजता है। यदि हम लोकसभा की बात करें तो छत्तीसगढ़ जो है ये लोकसभा के लिए 11 सांसद चुनकर भेजता है। वर्तमान समय में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है। 11वां मौलिक कर्तव्य, देखें बड़े आश्चर्य की बात है, आज शिक्षा दिवस है तो 11वां मौलिक कर्तव्य जो कि 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था उसमें शिक्षा संबंधी बात रखी गई। 11वां मौलिक कर्तव्य यह कहता है कि प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है, प्रत्येक नागरिक यानी प्रत्येक अभिभावक का यह कर्तव्य है कि वो अपने 6 से 14 वर्ष आयु के बच्चों को स्कूल पढ़ने अवश्य भेजें, यानी उनकी शिक्षा का प्रबंध करें। जब ये 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया उस समय भारत के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। आगे चलते हैं, कुछ अन्य चर्चाएं अभी मैंने 11 पर करी, अब आइए कुछ हम अन्य चर्चाएं भी करते हैं। प्राचीन काल में कौन से विद्वान चीन में बौद्ध धर्म को लेकर के गए? ये है धर्मरत्न और मातंग कश्यप। धर्म रत्न और मातंग कश्यप नाम के विद्वान चीन में बौद्ध धर्म को लेकर गए थे और उस समय चीन के तत्कालीन सम्राट मिगती ने उनका स्वागत किया और उनके रहने के लिए विहार भी बनवाए। विहार यहाँ पर बौद्ध भिक्षु रहते थे, उसको विहार कहते हैं। और बौद्धों का पूजा स्थल है वो चैत्य भूमि के नाम से जाना जाता है। बुद्ध जी को लाइट ऑफ एशिया कहा गया। वैसे तो भारत में अशोक ने जगह जगह पर बौद्ध प्रचारक भेजे। बुद्ध जी शाक्य वंश में पैदा हुए। अब सम्राट अशोक की बात आती है तो सम्राट अशोक अपने आप को बुद्ध शाक्य कहते थे, बुद्ध शाक्य। हालांकि बुद्ध जी ने इन बातों का विरोध किया। उन्होंने कहा नहीं, व्यक्ति को वंश से नहीं उसके कर्म के आधार पर क्या कहना चाहिए, इज्जत मिलनी चाहिए। उन्होंने वंशों का बुद्ध जी ने कभी भी समर्थन नहीं किया, लेकिन बाद में लोग ऐसा करने लगे। आइए कुछ अन्य चर्चाएं करते हैं। CNG नाम सुना होगा आपने। ये क्या होती? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। प्राकृतिक गैस के दबाए हुए रूप को कंप्रेस्ड नेचुरल गैस कहते हैं। प्राकृतिक गैस की तरह CNG के अवयव हैं मीथेन, इथेन और प्रोपेन। एक बार फिर मैं CNG के अवयव की चर्चा करता हूं। अवयव मीथेन,
इथेन और प्रोपेन। प्राकृतिक गैस की तरह सीएनजी भी रंगहीन होती है, गंधहीन होती है और विषहीन होती है। अभी विष की बात चली, यानी जहर। हलाहल किसका पर्यायवाची है? जहर का। देखिए मेरे प्यारे प्रतियोगी परीक्षार्थी, हो सकता है आपको थोड़ा दिक्कत लगे कि ये बताते कुछ और है, बीच में हिंदी लिया है। देखिए ये जो वनडे कॉम्पिटिशन्स हैं, इनमें आपको थोड़ा इस तरीके भी कलाएं करनी पड़ेंगी। अगर आप ये कला करने में सक्षम हो गए तो देखिए गारंटी तो किसी भी चीज की नहीं ले जा सकती, लेकिन 95% आप कंपटीशन, वनडे कंपटीशन निकालने के नजदीक होंगे। हालांकि बहुत लोग कह सकते हैं मेरे प्यारे प्रतियोगी परीक्षार्थियों, अरे ये चीज नहीं, थोड़ा अलग अलग ढंग से बतावें, उसकी भी मैं चर्चा करूंगा, ऐसा नहीं है, टॉपिक वाइज लूंगा। लेकिन वनडे में आपको इस तरीके से, अगर आप इस तरीके की बाजीगरी सीख जाते हैं करना, तो थोड़ा मुझे क्षमा करें, मेरे लिए बाजीगरी शब्द आ गया, ये कलाएं हैं, तो कंपटीशन के आप ज्यादा नजदीक होंगे। तो हलाहल मैंने बताया विष का पर्यायवाची, कालकूट ये भी विष का पर्यायवाची है, गरल ये भी विष का पर्यायवाची है, जहर तो विष का पर्यायवाची है ही। अब भारत में केवल 4 प्रकार के जो सांप हैं वही जहरीले सांप है, बाकी अन्य सांप विषहीन हैं। जैसे जो 4 जहरीले सांपों की प्रजातियां, उनके नाम मैं बता रहा हूं, पता भी होगा आप लोगों को। करैत, नाग, अकाई और दुबोइया, ये भारत में 4 सांपों की प्रजातियां जहरीली हैं। अब जहर की बात चली, औद्योगिक विष अनुसंधान संस्थान, ये आप लोगों को पता है कहां पे है? औद्योगिक विष अनुसंधान संस्थान, ये पड़ता है लखनऊ में। औद्योगिक विष अनुसंधान संस्थान ये लखनऊ में है। एक बार फिर मैं बोल रहा हूं, औद्योगिक विष अनुसंधान संस्थान ये लखनऊ में है। आइए आगे की चर्चा करते हैं। वेस्ट इंडीज नाम आपने सुना होगा, वेस्ट इंडीज। देखिए वेस्ट इंडीज कोई देश नहीं है, ये दक्षिण अमेरिका में आने वाले कुछ देशों ने मिलकर अपनी एक क्रिकेट टीम बनाई, या भौगोलिक आधार पर जहां पर ये देश हैं तो उनको वेस्ट इंडीज की संज्ञा दी गई। इस वेस्ट इंडीज इलाके की खोज किसने की थी? क्रिस्टोफर कोलंबस ने। क्रिस्टोफर कोलंबस ने। कभी मैं आगे कोलंबस की भी चर्चा करूंगा कि कैसे उस व्यक्ति ने अपने देश को या एक नई दुनिया के विषय में बताया था। तो ये जो वेस्ट इंडीज है, दक्षिण अमेरिका के अंतर्गत आने वाले देश, तो इन वेस्ट इंडीज के अंतर्गत आने वाले देशों के नाम मैं आपके आगे बोलूंगा। तो एक देश है एंटीगुआ व बारबुडा, इसकी राजधानी है सेंट जोन्स। फिर एक देश का नाम है बारबाडोस, इसकी राजधानी है ब्रिज टाउन। आगे चलते हैं, ग्रेनाडा, ग्रेनाडा की राजधानी है सेंट जॉर्ज। गुआना, गुआना की राजधानी है जॉर्ज टाउन। देखिए थोड़ा 1 मिनट के लिए मैं रुकूंगा। कैरेबियन समुदाय का मुख्यालय जॉर्ज टाउन में है। कैरेबियन समुदाय, थोड़ा देखिए बीच बीच में मैं अतिरिक्त भी चीजें बोलता हूं। आगे जमैका, जमैका की राजधानी है किंगस्टन, जबकि सेंट किट्स एंड नेविस, इस देश की राजधानी है बेस्सेतेरे। सेंट लूसिया, इसकी राजधानी कैस्टिज। त्रिनिडाद एवं टोबैगो, इसकी राजधानी है पोर्ट ऑफ स्पेन। त्रिनिदाद और टोबैगो यहां पर भारतीय मूल के भी हैं, जिसमें एक वहां की प्रधानमंत्री रह चुकी हैं कमला प्रसाद विशेषर, विपक्ष की नेता भी रही हैं। इसके अतिरिक्त अगर हम 1997 की बात करें, 1997 में त्रिनिदाद और टोबैगो के प्रधानमंत्री श्री वासुदेव पांडे थे, और ये 1997 में 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि भी बनकर आए थे। इनके पूर्वज कभी भारत से, क्या कहना चाहिए, पोर्ट ऑफ स्पेन गए होंगे।
हालांकि स्पेन एक अलग देश भी है, ध्यान रखें, यूरोप का एक देश है स्पेन, और ये देश कहां पे, वेस्ट इंडीज यानी दक्षिण अमेरिका। तो आइए फिर एक बार मैं पुनः इन देशों की चर्चा करता हूं। एंटीगुआ व बारबुडा, सेंट जोन्स राजधानी, बारबाडोस ब्रिज टाउन, ग्रेनेडा सेंट जॉर्ज, गुआना जॉर्ज टाउन, जमैका किंग ईस्टन, सेंट किट्स एंड नेविस, बेसेतेरे, सेंट लूसिया, कैस्टिस, त्रिनिदाद एवं टोबैगो। इसकी राजधानी है पोर्ट ऑफ स्पेन। ध्यान रखें, अब एक जानकारी और देंगे, ये सभी देश पश्चिमी गोलार्ध में स्थित हैं। जो मैंने देश आपके आगे बोले, ये देश पश्चिमी गोलार्ध में स्थित हैं। आइए आगे चलते हैं। गोवा दमन दीव। गोवा दमन दीव को ऑपरेशन विजय के तहत 19 दिसंबर 1961 को आजाद कराया गया था और अंतिम पुर्तगाली गवर्नर थे मैन्यू वास्लो डिसिल्वा, जिन्होंने आत्मसमर्पण पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। गोवा दमन दीव, हालांकि दमन और दीव अब गोवा से अलग हो चुके हैं। 30 मई 1987 को गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा मिल चुका है। गोवा भारत का 25वां राज्य है। दमन दीव तथा दादरा और नागर हवेली, इनको एक मिला करके एक अलग से केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है और इसका मुख्यालय दमन रखा गया है। चंबल नदी किस द्रोणी का हिस्सा है? गंगा द्रोणी। चंबल नदी मध्य प्रदेश में महू नामक स्थान के पास जाना पाव पहाड़ियों से निकली हैं और फिर ये राजस्थान में आती हैं और राजस्थान के बाद उत्तर प्रदेश में आती हैं और उत्तर प्रदेश में बहती हुई इटावा जिले में ये यमुना में विलीन हो जाती हैं। तो ध्यान रखें, चंबल नदी किस में विलीन होती है? यमुना में, और यमुना मिलती है गंगा में। तो यानी ये गंगा द्रोणी का हिस्सा है। देखिए, जो मुझे जानकारी है, चंबल, केन और बेतवा, चंबल, केन और बेतवा ये यमुना नदी की सहायक नदियां हैं। और यमुना नदी आपको पता ही होगा, प्रयागराज नामक स्थान पर यमुना नदी गंगा में विलीन हो जाती है। देखिए, जो भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी है यमुना नदी। सहायक नदी का आधार तल मुख्य नदी से ऊंचा होता है। ध्यान रखें, यहां तक पता भी होगा कि सहायक नदी का आधार तल मुख्य नदी से ऊंचा होता है। पृथ्वी का भूपटल सबसे पतला कहां होता है? महासागर तलों पे। एक बार फिर, पृथ्वी का भूपटल सबसे पतला होता है महासागर तलों पर। पृथ्वी के भूपटल पर लगभग 8 तत्व पाए जाते हैं और सबसे अधिक जो तत्व पाया जाता है पृथ्वी के भूपटल पर वो है ऑक्सीजन। देखिए, मैं गैस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तत्व की बात कर रहा हूं। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को हर वर्ष मनाया जाता है। ला, छौड़, पुहमी, रत्नगर्भा, वसुंधरा, भू, ये सब पृथ्वी के पर्यायवाची हैं। पहला पृथ्वी सम्मेलन आप जानते होंगे कहां हुआ था? जून 1992 में पहला पृथ्वी सम्मेलन 1992 ये ब्राजील के रियो दी जनेरियो नामक स्थान पर हुआ था और तत्कालीन केंद्रीय मंत्री श्री कमलनाथ ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। पृथ्वी को लेकर के लोगों ने अपने अपने बयान दिए हैं। जैसे पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी ने कहा था, सौभाग्य से हमारे पास एक ही पृथ्वी है। महासागर, सागर, नदियां, झील, तालाब, इनकी उपस्थिति के कारण
पृथ्वी को जलीय ग्रह कहा जाता है। और पृथ्वी और जलीय ग्रह होने के कारण, हालांकि नीला ग्रह भी कहते हैं, जलीय ग्रह होने के कारण पृथ्वी पर जीवन संभव है। जैसा कि वैज्ञानिक भी इस बात को जानते होंगे, साइंस के विद्यार्थी, कि अगर जीवन की बात की जाए तो मैं एक किताब पढ़ रहा था, आप लोग भी देख लीजिएगा, कि पृथ्वी में ये सबसे पहले जिस उसमें पानी में ही सबसे पहले जीवन आया, ऐसा वैज्ञानिक कहते हैं। और पानी तो आप जानते ही हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण है जल। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण जल है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन का मिश्रण जल है।